I I am Himanshu Pandey and I talk about Indian Constitution। और जो है कि ये सब्जेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं सबसे पहले आप ये भारतीय संविधान के बारे में यदि आप जानते हैं तो शायद आप इस देश के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। सबसे प्रथम बात ये आती है कि सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि संविधान होता क्या है। तो किसी भी राष्ट्र का संविधान वह मूल दस्तावेज होता है जिससे उस राष्ट्र की समस्त राजनीतिक इकाइयों को क्रियान्वित किया जाता है। ये एक आम परिभाषा हो गई, लेकिन ज्यूरिस्टों के द्वारा जो परिभाषा दी जाती है वो ये कहा जाता है कि संविधान किसी भी राष्ट्र का वह मूल दस्तावेज होता है जिससे उस राष्ट्र की अन्य विधियां अपना जीवन प्राप्त करती हैं। इसका आशय यह है कि अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है EWS का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। तो ये हुआ कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जस्ट उसके 10 मिनट पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को जारी रखा है। 10% ये जो आपको रिजर्वेशन प्राप्त था, तो ये किस आधार पर इसको चैलेंज किया गया था। तो जब ये बात आती है तो वो आधार होता है कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी नियम कानून को किस आधार पर चैलेंज किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उपबंधों के अधीन है या उसके खिलाफ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज 3-2 के जजमेंट से इस चीज़ को डिसाइड किया कि EWS जो प्रदान किया गया वो वैलिड है। ये करंट की एकदम चीज़ है, जस्ट 10 मिनट पहले की, इसलिए चर्चा हम कर दे रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई भी विधि, कोई भी कानून जो भी राष्ट्र में बनेगा उसकी वैधानिकता कहाँ से चेक होती है, तो वो जो मूल दस्तावेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हर एक राष्ट्र के पास अपना एक मूल दस्तावेज होता है जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। अब भारतीय संविधान या किसी भी राष्ट्र के संविधान को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपको ये समझना है अब भारतीय संविधान के बारे में यदि चर्चा होगी तो यहाँ कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, इन सब को समझने के लिए सबसे पहला चीज क्या करते हैं छात्र अपने जीवन में कि उसको सोचते हैं कि यह मात्र अनुच्छेदों का संग्रह है, उसको रट लेते हैं और फिर ये शिकायत ये आती है कि सर अनुच्छेद नहीं याद होते हैं। ये अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है, ये एक दर्शन है। इसके पीछे जो 1757 से लेकर 1857 फिर 1947 तक के बीच में जो संग्राम हुए, स्वतंत्रता संग्राम, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके आइडियाज को सम्मिलित किया गया है। ये मात्र किताबी दस्तावेज नहीं है, ये एक दर्शन है जिस पे पूरा राष्ट्र चलता है। तो सबसे पहले पहली क्लास में आपको दर्शन समझने की आवश्यकता है और भारतीय संविधान का दर्शन, उसकी प्रस्तावना, उसके प्रियम्बल में निहित है। तो जब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ जिसका कार्य था कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे। यही चैलेंज था भारत यहाँ के लीडरों के पास। तो उन्होंने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस चीज की चर्चा की गई थी कि हम देश के लोगों को कैसा दस्तावेज देना चाहते हैं, कैसे नियम कानून, कैसी विधियां हम उसको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। उसी उद्देश्य प्रस्ताव के कमोबेश चीजें जो है लास्ट में प्रस्तावना के तौर पर भारतीय संविधान में जोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो इसको जो आप पढ़ते हैं कि 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया 1947 को। तो यही प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, यही फिर एज ए प्रियम्बल आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। प्रियम्बल, अब देखिए प्रियम्बल को एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इसके बाद उसकी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। बहुत संक्षिप्त में बात होगी आज। तो प्रियम्बल जो है इस प्रकार है, जो अभी वर्तमान में है, ठीक है, वो है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता तथा उन सब में राष्ट्र की एकता तथा
अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज मिति मार्च शुक्ल संवत 2006 विक्रमी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मर्पित करते हैं। अब इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, प्रियम्बल इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हम कुछ चीजें जानते हैं। पहली चीज क्या है, तो पहली चीज हम है जो जानेंगे वो ये है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को बनाने का स्रोत। पहली चीज तो ये इस प्रियम्बल के द्वारा पता चल जाती है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज जो पता चलती है वो पता चलती है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ठीक है। तीसरी चीज पता चलती है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देश्य क्या है। और चौथी चीज ये पता चलती है इसी प्रियम्बल के माध्यम से कि तिथि, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू होता है। तो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिक्र आपकी प्रस्तावना में हो जाता है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने का स्रोत, तो जो पहली लाइन लिखी है वे द पीपुल ऑफ इंडिया, दिस इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग, ठीक है। तो अंतिम जो संप्रभुता किसमें निहित है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया में, यही ये प्रियम्बल कहना चाह रहा है, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न उठा, आजादी जब कॉन्स्टिट्यूशन एवं असेंबली इस चीज पे चर्चा कर रही थी, तो ये हुआ कि 1947 से लेके 1950 तक, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान इनेक्ट हुआ, लागू हुआ, तो ये प्रश्न उठता था कि जब हम पूर्ण रूप से हम उस समय अधिराज्य का स्टेटस था, डोमिनियन स्टेट भारत था, तो प्रश्न ये होता है जब आप राष्ट्रकुल के अधीन हैं तो फिर आप संप्रभु कैसे आपको कह सकते हैं। तो इस चीज का संविधान सभा में उपस्थित विद्वान जनों ने जवाब दिया था कि हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो राइट है वो ब्रिटेन के राजा ने नहीं दिया है, वो कौन दिया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने दिया है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपका यहाँ जिक्र किया है कि ये नेचर बताती है, तो नेचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर है आप जैसे पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, ये पहला हो गया। और नेचर में इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, बाद में ये दोनों को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए नेचर में हम पहला चीज लिखे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लास्ट जो फीचर है गणतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, ओके। ये सब राजनीतिक शब्दावलियां जो हमारे भारतीय संविधान के फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। बाद में केशवानंद भारती का एक बहुत चर्चित केस होता है जिसने भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति की पूरी दशा और दिशा बदल दी, जो हर कमोबेश छोटे से लेके बड़े एग्जामिनेशन में इस चीज का जिक्र कर दिया जाता है कि केशवानंद भारती का केस क्या है, कब आया है। तो अभी जब प्रियम्बल पूर्ण रूप से समाप्त होगा तो इस पे डिटेल में चर्चा होगी केशवानंद भारती के केस में, लेकिन अभी आप इतना जानते रहिए कि ये 1973 का एक केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को पहली बार बताया गया था, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं ना कि सॉवर्निटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सारे के सारे आपके बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत में आ जाते हैं,
ठीक है, इनके साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब आप जानिए थोड़े एक एक दो शब्दों में कि इनकी परिभाषाएं क्या होती है, ये एग्जैक्टली होता क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसा स्टेट होता है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उस पर किसी तौर पे किसी बाहरी शक्ति या किसी उस सरकार के ऊपर किसी आंतरिक शक्ति का दबाव नहीं होता है, उसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है, दूसरी चीज है सोशलिज्म और एक है सेकुलरिज्म। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रोविजन, ये दोनों वर्ड आपके मूल संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 1926 42 अमेंडमेंट ये जोड़े गए हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। अभी इस पर बाद में चर्चा होगी कि क्या इसके लक्षण थे या नहीं थे। बेसिकली उसके ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आर्टिकलों को आप पढ़ेंगे, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो इन दोनों के लक्षण को आपस में समेकित करते थे। लेकिन समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी, सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यह माना जाता है कि राष्ट्र की समस्त भौतिक इकाइयों का समान वितरण हो, आय का समान वितरण हो, ठीक है, किसी एक वर्ग का वर्चस्व न होके सबका समान वितरण हो। इसी को हम सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। भारतीय सोशलिज्म जो है अन्य राष्ट्रों के सोशलिज्म से थोड़ा अलग है। हमारा सोशलिज्म जिसको आप बोलते हैं, सोशलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है साम्यवादी समाजवाद। तो जो साम्यवादी सरकार समाजवाद है इसको राज आश्रित समाजवाद भी कहते हैं, वैसा हमारा समाजवाद नहीं है। बेसिकली हमारा सोशलिज्म जो है गांधीवादी सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ये आपके एक केस में इसको कहा गया था कि भारतीय जो नकारा वर्सेस स्टेट का केस है उसमें बोला गया था कि भारतीय समाजवाद सोशलिज्म जो है गांधीवाद समाजवाद की तरफ ज्यादा झुका है। ठीक है, बाद में इस पे और चर्चा होगी आप लोगों पे। फिर आता है सेकुलरिज्म, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बेसिकली सेकुलरिज्म शब्द जो है, जिसको हिंदी में दो नाम मिलता है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। इसका मतलब होता है द स्टेट हैज नो रिलीजन बट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। राष्ट्र का अपना स्वयं कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र सभी धर्मों का सम्मान करेगा। ठीक है, मतलब आपके जो धर्म और पंथ को फॉलो करने की जो राइट है उसमें राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप अपने आधार पे कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इस पे प्रश्न उठता है। इससे देखिए क्या होता है कि प्रश्न जरूरी नहीं है कि उस विचारधारा से आपसे पूछ दिया जाए, प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है। अब जैसे हाल ही में सबरीमाला का केस हुआ या हिजाब को लेके हुआ केस या ट्रिपल तलाक बैन हुआ, ये सारे सेकुलरिज्म के से जुड़े हुए एस्पेक्ट हैं। अब आपको लगेगा अगर ये पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ आर्टिकल 25 से लेकर 28 के किसी प्रोविजन के बारे में पूछ लिया, आप कहोगे ये तो स्टैटिक पार्ट है। ये स्टैटिक पार्ट नहीं है, ये करंट है। क्यों करंट है? क्योंकि इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सेकुलरिज्म को लेकर तमाम केसेस पड़े, पेंडिंग में पड़े हैं। ठीक है, जैसे सबरीमाला के केस हो गया तो आप बोल रहे कि ये तो धर्म का मामला है, इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, या ट्रिपल तलाक बैन करने के मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यहाँ जो सेकुलरिज्म का प्रावधान है वो ये है कि धर्म और राज्य दोनों अलग अलग है, आप अपना फॉलो कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन यदि धर्म किसी के जो समता के अधिकारों का उल्लंघन करता है या किसी की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो बिल्कुल स्टेट उसमें हस्तक्षेप करेगा, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का कहीं कतई ये मतलब नहीं होता है कि आपका धर्म जो भी मन करे, जिस हिसाब से मन करे चलता रहे, उसमें स्टेट कतई नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। यदि धर्म अनीति के आधार पर आपके साथ अंधविश्वास करेगा तो आप वहां पे कोर्ट और स्टेट हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज नेक्स्ट है जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। एक सर्वमान्य परिभाषा टू द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, अब्राहम लिंकन के द्वारा, कि जनता का जनता के द्वारा जनता का शासन। लेकिन फिर भी एक विशद परिभाषा के तौर पे यदि देखा जाए, देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो हम जब थोड़ा इस पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बात कर लेते हैं। हम जब इस पे बात करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, तो हमने बोला ना कि लोकतंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट।
अप्रत्यक्ष, जितने नॉर्डिक कंट्री हैं वहां पे प्रत्यक्ष डेमोक्रेटिक सिस्टम, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक है, नॉर्डिक कंट्री नॉर्वे स्वीडन ये सब, और एक इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें जैसे भारत है, अमेरिका है। अब इस इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष डेमोक्रेटिक इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक पार्लियामेंट्री होता है और एक होता है अध्यक्षात्मक, ठीक है, जिसको आप प्रेसिडेंशियल बोलते हैं। अप्रत्यक्ष संसदीय प्रणाली, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी दो प्रकार का होता है, एक संसदीय हो गया, एक अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक में आपका अमेरिका आता है, संसदीय में भारत आता है, तो ये डेमोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आपकी जो नेचर है वो बताया गया है कि रिपब्लिक स्टेट होगा भारत। रिपब्लिक स्टेट का मतलब होता है, नेक्स्ट फीचर जो है ये कहा गया कि भारत जो है, ये भारत का नेचर है राष्ट्र का कि गणतंत्र। देखिए जरूरी नहीं है जो राष्ट्र डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिक भी हो, जैसे इसका उदाहरण ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। हम डेमोक्रेटिक भी हैं, रिपब्लिक भी हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति चुन के आना चाहिए, जिसका इलेक्शन हो, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, ठीक है, कोई वंशानुगत पद न हो, समझ गए? जैसे ब्रिटेन में होता है कि राजा आज भी वहां पे सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है और वो वंशानुगत ही है, लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम, या जहां भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहां जो राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति होता है चुन के आता है, चाहे वो डायरेक्ट चुन के आए चाहे इनडायरेक्ट आए। ये तो हो गया नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत संक्षिप्त में, ठीक है। अभी जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई वो ये बताई कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए प्रकृति हो गई, अब दूसरी चीज जो है उद्देश्य, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने बताया तीन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है भारतीय संविधान का, न्याय, समता, स्वतंत्रता, और एक चीज और जुड़ती है, बंधुता, ठीक है। एक मिनट, बंधुता, ठीक है। अब देखिए अभी आपने जो सारी चीजें पढ़ी, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिपब्लिक स्टेट, ये सारे के सारे किस लिए बनाए गए हैं, राजनीतिक शब्दावलियां या राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ताकि देश के लोगों को जस्टिस, फ्रीडम, इक्विटी एंड फैटर्निटी हो सके, मिल सके, ठीक है। तो अब देखो न्याय की अवधारणा, सबसे पहले बड़ी विशद ये शब्दावलियां हैं, केवल मात्र शब्द नहीं है, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष किया गया है, तब इन उद्देश्यों को हमने प्राप्त किया है। पूरे विश्व में तमाम लोगों ने, तमाम राजनेताओं ने इसके लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। हमको, हमारे लिए एक शब्द होता है लेकिन बेसिकली ये शब्द के पीछे एक लंबा इतिहास होता है, ठीक है। तो जब आप न्याय शब्द पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये जो न्याय शब्द है जो आप पढ़ते हैं, क्या सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यही ना पढ़ते हैं आप, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों न्याय की अवधारणा, एक क्रांति हुई थी 1917 में, बोल्शेविक क्रांति, जिसको रशिया की क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। याद कर लीजिए, तीन ऐसी क्रांतियां हैं जिसने पूरे विश्व में बहुत ही इंपैक्ट डाला है। उसमें पहली क्रांति जो है वो आपकी अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, फिर इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, और एक रशियन रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो आपका जस्टिस वाला प्रोविजन निकल के आता है, ये बेसिकली लेनिन के समय में जो क्रांति 1917 में हुई थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, वहां ये सिद्धांत निकला, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल द पीपुल ऑफ नेशन, ठीक। अब आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक लंबा, एक ऐसा तबका रहा है जो समाज से वंचित, अधिकारों से वंचित रहा है। तो संविधान निर्माताओं में सबसे अहम नाम जिसका आता है, सबसे महत्वपूर्ण नाम, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा कि जब तक आप एक जस्टिस की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक आप किसी को स्वतंत्रता दे दीजिए, समता दे दीजिए, उसका कोई
महत्व नहीं रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि आप लोगों को न्याय प्रदान करेंगे। सोशल जस्टिस क्या होता है? जहां पे विशेषाधिकारों का अभाव हो तथा सब लोग समान दृष्टि से देखे जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विशेषाधिकारों, किसी को उसके जन्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रिविलेजेस न मिले, ठीक है, और सब एक नागरिक की हैसियत से समान हो। ये सोशल जस्टिस की बात करता है। इकोनॉमिकली जस्टिस की बात करता है। इकोनॉमिकल जस्टिस की जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी ऑक्यूपेशन अगर ग्रहण करना चाहता है तो पहले बाध्यताएं होती थी कि जाति के आधार पर आप कोई ऑक्यूपेशन ग्रहण करेंगे, ठीक है। इन सब चीजों को समाप्त करके और प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक को स्वतंत्र किया गया है कि वो जैसा इकोनॉमिक प्रोफेशन या जो भी करना चाहे वो कर सकता है। ये इकोनॉमिकल जस्टिस की बात होती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का आशय यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति मत के आधार पर हर एक व्यक्ति समान है। हर एक इंडिविजुअल का जो वोट होता है उसकी वैलिडिटी एक जैसी होती है, ठीक है। आप जब पढ़ोगे आर्टिकल 325 जिसमें आपको कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति धर्म जाति के आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। 326 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो 21 वर्ष की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये तो आ गया पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में सारी चीजें। और नेक्स्ट आता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, समता। समता कैसी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ओके, समता कैसी है? वह पहले तो ये स्वतंत्रता है, क्रम में अगर देखा जाए तो ये स्वतंत्रता पहले आता है, फिर इसके बाद जो है समता वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। क्रम से ही चलेंगे, पहले जस्टिस, फिर फ्रीडम, इसके बाद इक्विटी। स्वतंत्रता के बारे में जब बात की गई है तो स्वतंत्रता बताई गई है क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है। ये सारे आर्टिकलों में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि केवल प्रियम्बल में मिलेगा। तो आप जब फ्रीडम के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए स्थायी बनी रहती है क्योंकि वहां पे बोलने की आजादी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभिव्यक्ति, राइट टू एक्सप्रेशन की जो है अगर वहां पे उपलब्धता है तो माना जाएगा कि वो एक कुशल डेमोक्रेटिक जो है कंट्री है, ठीक है। दूसरी चीज है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो ऑलरेडी आपसे सेकुलरिज्म वाले स्टेट के बारे में बात करते हुए हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के थॉट को, किसी भी प्रकार के बिलीफ को, रिलीजन को और उस किसी भी प्रकार की उपासना पद्धति को अपना सकता है। किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, वो पूर्ण रूप से इसमें स्वतंत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही है, न कि स्वतंत्रता। जब भी स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है कि आप युक्त निर्बंधनों के अधीन हैं। ये आप विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता जो यहाँ पढ़ रहे हैं प्रस्तावना में, कि प्रस्तावना ये कह रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। कैसी? विचार अभिव्यक्ति की। ये आपको आर्टिकल 19(1)(a) में मिलेगा, ठीक है, कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ये जान लीजिएगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अधीन है ये सारी चीजें, ठीक है। युक्त निर्बंधन के अधीन आती हैं ये सारी चीजें। अब आप पूछेंगे युक्त निर्बंधन क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? तो कोई भी चीज, जैसे स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है, एक सीमा होती है, ठीक। जब हम ये कहते हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ने के लिए स्वच्छंद है, इसका मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी दिशा वो चाहे तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके उड़े, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात वो एक कहीं ना कहीं लिमिट है उसकी, आपको उसको क्रॉस नहीं करना है। चाहे वो धर्म की स्वतंत्रता हो, चाहे विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, वो युक्त निर्बंधनों के अधीन है। जब इस आर्टिकल पे आएंगे, आर्टिकल 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 26 में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, तो विस्तृत उस पर चर्चा होगी कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, ठीक है। ये स्वतंत्रता हो गई। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड समता।
देखिए समता बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द और शब्दावली है समता। देखिए अब आप ये मत सोचिएगा कि ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आर्टिकल नहीं पढ़ाया जा रहा है। आर्टिकल इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट, क्योंकि आप जब तक इसके, क्योंकि संविधान दर्शन है ना, एक जिसपे पूरा राष्ट्र टिका है, वो केवल आपको क्या लगता है अनुच्छेदों का संग्रह है? नहीं, ये पूरी फिलॉसफी है जिसपे हम विश्वास करके उसको ये पूरा राष्ट्र चल रहा है। तो पहले उस दर्शन को समझिए, इसके बाद अनुच्छेद याद करना बहुत ही आसान काम होगा। ठीक है, जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं समता। और एक चीज और समझते रहिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप हिस्ट्री के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ना अंतरा विषयिक अध्ययन। ये बहुत आज का डिमांड है। हालांकि वनडे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी यदि आपका अंतरा विषयिक अप्रोच होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है लेकिन हिस्ट्री से भी चीजें जुड़ रही हैं, ठीक है, तो आपकी तैयारी सही दिशा में आती है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इक्विटी की इतनी प्रधानता क्यों दी गई है ना? तो आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय से लेके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा बाई फूले, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार, अब बहुत ढेर सारे नाम हैं जिन्होंने समाज में समरसता, समाज में समानता की लड़ाई लड़ी है। हमारे देश में, ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जाति व्यवस्था, वर्णा सिस्टम जिसको हम कहते हैं, एक विभीषिका के तौर पर हमने उसको झेला है। तो जब हमारे आधुनिक राष्ट्र के निर्माताओं के सामने ये प्रश्न उठा कि हम क्या दें भारत के नागरिकों को, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये लगी कि जब तक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक समान दर्जा न दिया जाए, तब तक किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता और न्याय की जो अवधारणा है उसको हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको, आपको इसलिए लगता होगा, शायद हमने और आपने इस चीज को फील नहीं किया होगा कि किसी के, जैसे समता आप पढ़ोगे ना संविधान में, तो एक वर्ड उसमें लिखा है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। तो डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी, इस डिग्निटी, तो डिग्निटी का प्रश्न कभी हो सकता है हमारे सामने उठा नहीं हो, लेकिन एक लंबा समय रहा है कि कुछ लोगों को जाति के आधार पर उनकी प्रतिष्ठा को हमेशा धूमिल किया गया है। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं को भली भांति ये पता था कि अगर हम समाज के एक बड़े तबके को मुख्य धारा में नहीं लेके आएंगे, तो किसी भी प्रकार के संविधान में चाहे जितने बड़े दर्शन हम शामिल कर दें, वो लागू नहीं हो पाएगा। समता कैसी थी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। अब ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता कैसे हमने किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से ग्रहण किया, तो आप देखेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये सारी समता की बात करती है। आर्टिकल 21 जो है प्रत्येक व्यक्ति के इंडिविजुअल डिग्निटी के संरक्षण के बारे में बात करता है। ये सारी समता के प्रोविजन है। जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं कि एवरी पर्सन इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्शन 15 की धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 अवसर की समानता की बात करता है। 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 17 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ये सारे जो आर्टिकल हैं, ये मात्र अनुच्छेद नहीं, ये उसके पीछे एक लंबी लड़ाई जो लड़ी गई है जाति व्यवस्था को लेके, या अस्पृश्यता का उन्मूलन जैसे एक अनुच्छेद आप पढ़ लेते हैं, तो इसके पीछे आप तुरंत जोड़िए कि कितनी बड़ी एक लॉबी चली है कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट होती है। इसके बाद आर्टिकल 21 जो आता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो उसमें भी ये समता के बारे में ही बात की गई है। बेसिकली आप जब पढ़ोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपनी डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है, मेनका गांधी के केस में कहा गया है। ठीक है, समता। और लास्ट जो आपका उद्देश्य है, जो आप कह सकते हैं, वो है बंधुत्व, फेटर्निटी। तो बंधुत्व एक ऐसी आइडियोलॉजी है फेटर्निटी, जिसको आप बोलते हैं भाईचारे की भावना, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। किसी भी राष्ट्र के निर्माण की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड का होना। क्योंकि एक नेशन टेरिटरी तो आप खींच सकते हो पूरा, कि भौगोलिक एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है कि यहाँ से यहाँ तक ये है, लेकिन जब तक ब्रदरहुड की भावना नहीं विकसित होती है, तब तक एक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को माना नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गई। अब आप पढ़ते हो नेक्स्ट
इसमें अगला प्रोविजन है, ये तो मान लीजिए ये सारे उद्देश्य हो गए। जो अगली चीजें हैं वो आपकी ये बताती हैं कि एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, एक शब्द है ना, एकता और अखंडता, ये भी है वर्ड। तो एकता तो मान लीजिए ऑलरेडी संविधान में था, एक वर्ड है अखंडता, ये इसको भी जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, तो एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, इसको दोनों जो है किसी भी भौगोलिक, किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक, जियोग्राफिकल एंड साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक आधार स्तंभ प्रदान करते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए। ये तो मान लीजिए जो अखंडता वर्ड है कि एक भारत, अखंड भारत का जो आप नारा देते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेके फिर कन्याकुमारी तक की, यूं पूरा मतलब एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक पार्ट है जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, खंड खंड नहीं किया जा सकता है। इस अवधारणा की इस धारणा को ही अखंडता शब्द इस्तेमाल किया गया, 1976 में जोड़ा गया। बहुत बड़ा इसके पीछे इतिहास है, क्यों अखंडता शब्द जोड़ा गया। जब ये प्रश्न आपके मन में आएगा तो आप जब पढ़ेंगे कि नागा ट्राइब्स के लेके तमाम आंदोलन हुए 1950 के बाद, नागा ट्राइब्स के बाद मिजो ट्राइब्स, फिर इधर भिंडारवाला के नेतृत्व में, आप जानते हैं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते भी होंगे, भिंडरवाला के नेतृत्व में खालिस्तान के निर्माण की बात की गई थी, एक अलग राष्ट्र हम बनाएंगे, जिसका बाद में अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जिसकी आर्मी ने जिसका एसोसिएशन किया। तो अब सोचिए ये सब घटनाएं 1976 के पहले की हैं। अब भारत के राजनेताओं के समय, भारत के नीति नियंताओं के समय एक प्रश्न ये उठ गया कि भारत की अखंडता पे प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की हमको स्वतंत्र कर दीजिए, हमको एक राष्ट्र बना दीजिए। नागालैंड ने बोला कि हमको एक अलग राष्ट्र बनाइए, मिजोलैंड बनाइए एक अलग राष्ट्र। ठीक है, इसी तरह खालिस्तान, इन सब चीजों को दूर करने के लिए स्पष्ट प्रोविजन जोड़ दिया गया 1976 में, इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता, जो कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती है, न तो किसी भी सरकार के द्वारा इस शब्द को हटाया जा सकता है। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज है एकता। एकता का मतलब ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक एक है। तमिलनाडु का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, तमाम विविधताओं के बावजूद, कल्चरल डाइवर्सिटी के बावजूद हम एक हैं, हम एक नेशन के तौर पे हैं। इस भावना को ही हम यूनिटी कहते हैं। ठीक है, एकता एवं अखंडता को, इस धारणा को अपनाते हुए ऐसी बंधुत्व की हम बात करते हैं। क्या वर्ड लिखा है? एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को जो फेटर्निटी प्रमोट करे, ऐसी फेटर्निटी, ठीक है, ऐसी भाईचारा, ऐसी ब्रदरहुड स्थापित करेंगे जो भारत की एकता और अखंडता को रक्षित करे। ठीक, तो जैसे आप पढ़ते हो ना, अखंडता के लिए एक वर्ड, अखंडता सब बार बार मैं बोल रहा हूँ, तीनों वर्ड सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये तीनों जोड़े गए 1976 में। लेकिन इसके लक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में निहित थे। जब आप उन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो उसका सार आपको समझ में आएगा। जैसे आपको मैंने बताया ना, सोशलिज्म के लिए आप, अगर सोशलिज्म नहीं था जब जोड़ा गया 1976 में, जब जोड़ा गया, क्या उसके पहले सोशलिज्म नहीं था? बिल्कुल था। आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 41, 42, इन सब आर्टिकल 48, इन सब आर्टिकलों को आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं समाजवादी लक्षण आपको दिखेंगे डीपीएसपी में। ठीक है, उसी प्रकार क्या पंथनिरपेक्षता भारतीय संविधान में नहीं थी? बिल्कुल थी। जब आप आर्टिकल 25 से 28 पढ़ते हैं, जो धर्म से संबंधित आपके अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें बेसिकली सारी बातें की गई कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के उपासना करे, उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो। और इसी प्रकार जब अखंडता वर्ड की बात की गई है तो सबसे पहला अनुच्छेद जो आपका है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या कहे? आर्टिकल अखंडता वर्ड कहां था? 1976 में जोड़ा गया ना, 1976 में जोड़ा गया। तो इसके पहले एक रहा होगा, तो इसके पहले ये दर्शन के तौर पे था। कहा था? तो अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में, जिसमें क्या कहा गया है? इंडिया दैट
इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। याद करिएगा, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अमेरिका और कनाडा की तरह संघात्मक फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दैट इज डिनोट कि किसी भी स्टेट को भारतीय राज्य से, भारतीय संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। दिस इज द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, और नेक्स्ट जो चीज हमको प्रस्तावना बताती है, ये बहुत संक्षिप्त में हम आपको चर्चा ये कर रहे हैं आज, ठीक है। ये ऐसी चीज है प्रस्तावना कि इस पे आपका कम से कम 2-3 लेक्चर हो, तब जाके आपको संविधान की समझ विकसित हो पाएगी, और एक बार समझ विकसित हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से चीजों को एडॉप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तिथि प्रस्तावना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये तिथि को बताती है। तिथि क्या है, उसमें लिखा है 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शुक्ल संवत 2006 विक्रमी। इस दिन को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम विधि दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। लेकिन ये लागू हुआ, इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, बनने के बावजूद इतने दिन वेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि 26 जनवरी 1950 1930 को लाहौर अधिवेशन के समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वाधीनता दिवस की मनाया गया था। उस डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए ही 26 जनवरी 1950 की डेट को चूज किया गया है। अब इसके साथ कई प्रश्न आपके हम डिस्कस करेंगे कि कंक्लूड कर रहे हैं इसको हम कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है कि नहीं है। ये सब सारी चीजें अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।